नमस्कार बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पाठ 3 प्राकृतिक रचना एवं अपवाह तंत्र, जिसमें प्राकृतिक रचना ये पूरा हो चुका है। ब्राज़ील का अपवाह तंत्र ये भी हो चुका है। आज हम लोग भारत का अपवाह तंत्र यानी भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया जाता है। देखिए, आपको हम बता दें तो ये जो प्रायद्वीप है, इधर का भाग ये प्रायद्वीप है और इस तरफ हिमालय पर्वत है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसको हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। इस दो तरीकों में, दो भागों में हम इसको बांट कर विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियाँ विविध हिमानियों से प्रारंभ होती हैं। ये जो हिमालय का भाग है, ऊंचाई वाला भाग है, यहाँ बहुत सारी हिमानियाँ हैं। हिमानी यानी जो बर्फ़ जमा रहती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं मानसरोवर झील है, ऐसे ही बहुत सारी झीलें हैं जिसमें बर्फ़ जमा रहती है। तो वहीं से इनका अधिकांश नदियों का उद्गम इसी हिमानियों से होता है। इसलिए उसमें ग्रीष्म काल में भी जल का बृहद निर्वहन होता रहता है, यानी गर्मी के दिनों में भी नदियों में जल प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में इसकी जो बर्फ़ है वो पिघलती रहती है और नदी में पानी की आपूर्ति होती रहती है। वर्षा काल में इनमें बाढ़ आ जाती है और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वर्षा काल में बहुत अधिक जल की मात्रा लेकर चलती हैं, तो इस नदियों में बाढ़ आ जाती है। और ये 12मासी नदियाँ हैं। 12मासी का मतलब जिन नदियों में 12 महीने जल बहता है, ऐसी नदियों को हम 12मासी नदियाँ कहते हैं। इस समूह में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और गंगा और उसकी सहायक नदियों का समावेश होता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सिंधु नदी यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सिंधु नदी है जो आगे जाकर पंजाब में मिल जाती है। और सिंधु नदी में ये चिनाब नदी है, ये और एक नदी है, ये व्यास नदी है, ये सतलज नदी है। तो ये बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु नदी में जा कर के आगे मिल जाती हैं और सिंधु नदी पाकिस्तान में होते हुए जा कर के अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और दूसरा है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। आप देख रहे होंगे सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, ये है सिंधु नदी और इसमें झेलम नदी यहाँ पर दिख रहा होगा, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी और एक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी, ये सभी नदियाँ जा कर के इसी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और पश्चिमी हिमालय में अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से बहती हैं। ये एक दूसरे के काफ़ी समानांतर हैं। ये मतलब जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं समानांतर रेखाएं, इस तरह से ये नदियाँ एक दूसरे के ज़्यादा समानांतर हैं। सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी सतलज का उद्गम मानसरोवर से होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये मानसरोवर है, मानसरोवर, और इसी जगह से सतलज नदी निकलती है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये सतलज नदी ये निकलती है। तो इसका उद्गम मानसरोवर के पास से होता है और पश्चिम दिशा में बहती है। सतलज उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से पंजाब में, ये जो पंजाब का भाग है, पंजाब और हरियाणा का भाग है, इन मैदानों का निर्माण हुआ है।
और चूँकि ये मैदान बड़े ही उपजाऊ हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं, इसलिए ये मैदान बड़े उपजाऊ है। तो और आगे जाकर ये सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान से होते हुए जाकर अरब सागर में मिल जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र में बच्चों हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर गंगोत्री यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर यमुनोत्री है, छोटी छोटी बिंदी दिखाई दे रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगा नदी का हिमालय के गंगोत्री नामक हिमानी से उद्गम होता है। एक गंगोत्री से निकलती है और आगे जाकर ये इस तरह से बहते हुए इस तरह से आगे जाकर ये बांग्लादेश में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये गंगा नदी जो गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, हिमालय पार करके मैदानों में प्रवेश करने पर ये पूर्व दिशा में पहले ये उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में बहती है, फिर जाकर ये मैदान जहाँ ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद ये पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और आगे चलकर बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। आप लोग देख रहे होंगे यमुनोत्री, ये यहाँ पर यमुनोत्री नदी आकर मिल जाती है। यमुनोत्री में ही चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये यमुनोत्री में यमुना नदी में मिल जाती हैं। ये है आपका गंगा नदी। ये है गंगा नदी, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गंगा नदी है और इसके बाद ये है यमुना नदी, जो आकर के आपको पता होगा ये आकर के प्रयागराज इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है। यमुना में पहले चंबल मिल जाती है, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी ये यमुना में मिलती है और फिर ये पूरा जल लेकर यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद गंगा नदी में जो नदियाँ मिलती हैं वो सोन नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोशी नदी और आगे चलकर ये कई सारे भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा है हुगली नदी और इस तरह से ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। गंगा की एक बड़ी सहायक नदी हिमालय के ये बड़ी सहायक नदी हिमालय के उत्तरी भाग में बहती है और हिमालय को पार करके भारत की सीमा में प्रवेश करती है। जब यह हिमालय में बहती है इसे गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है और गंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय को पार करके और भारत की सीमा में प्रवेश करती है। जब तक ये भारत के बाहर बहती है तब तक इसका नाम सांगपो होता है और जब ये असम से होकर भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम देहांग पड़ता है और आगे चलकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मानसरोवर झील यहाँ दिख रहा होगा, मानसरोवर झील यहीं से ये नदी निकलती है और दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए गंगा में ही आकर मिल जाती है, गंगा नदी में ही मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये चीन में बहती है और चीन में जब तक चीन में रहती है तब तक इसका नाम देखो सांगपो है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग है और आगे चलकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी ये तीन नाम है इस नदी के, सांगपो, देहांग और ब्रह्मपुत्र। गंगा में अनेक सहायक नदियां समय समय पर मिलती है और इसलिए इसका निर्वहन बढ़ता जाता है। चूँकि गंगा में बहुत सारी नदियां आप देख रहे होंगे, ये जो गंगा है इसमें कई सारी नदियां
आकर मिलती हैं, इसलिए इसका प्रवाह निर्वहन बढ़ता जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा में मिलती है और यहाँ पानी और अवसादों का बड़ी मात्रा पर निर्वहन होकर बहुत विशाल त्रिभुज प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो बहुत सारे अवसाद गाद लेकर आती हैं और यहाँ पर बहुत बड़े त्रिभुज प्रदेश का निर्माण करती हैं, यानी डेल्टा प्रदेश का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियों की गंगा के कछार में आकर मिलते हैं, उनमें से प्रमुख चंबल, केन, बेतवा और सोन है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी नदियाँ गंगा में जो मिलती हैं तो इसी पर्वतीय भाग से आकर मिलती हैं, लेकिन कुछ प्रायद्वीप से निकलने वाली भी नदियाँ भी, जैसा कि हमने बताया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियाँ, सोन नदी, ये सब नदियाँ जो प्रायद्वीप से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। द्वीपकल्पीय नदियाँ, अगला अपवाह तंत्र है द्वीपकल्पीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिम की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन हो सकता है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं बच्चों, इसको हम दो भाग में दो प्रकार इसका हम बना सकते हैं। यहाँ पर सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पर्वत, तो इसके इधर बहने वाली नदियाँ पूर्व दिशा में बहती है और इसके इधर की जो नदियाँ हैं वो पश्चिम दिशा में बहती है। तो ये जो सह्याद्री पर्वत है ये बहुत बड़ा जल विभाजक है। पश्चिमी घाट जिसका नाम है, बहुत बड़ा जल विभाजक है। जल विभाजक यानी नदियों का बंटवारा कर देता है, कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर करता है। ये जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसमें जो जल है वो केवल वर्षा का ही जल आता है और इन नदियों के आसपास किनारे बाढ़ का खतरा नहीं होता। ये नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी का मतलब जिन नदियों में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश, बिहार से आते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जो उत्तर भारत की नदियाँ उसमें तो जल दिखाई देता है, लेकिन जब हम गर्मी के दिनों में इस महाराष्ट्र में और इस तरफ प्रवेश करते हैं तो इन नदियों में जल नहीं होता है, क्योंकि ये नदियाँ मौसमी होती हैं। केवल वर्षा ऋतु में इन नदियों में जल का निर्वहन होता है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम है पर गति ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमने जो बताया पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के इस तरफ जो नदियाँ हैं वो तो लंबी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन इधर जो नदियाँ निकलती हैं वो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन चूँकि ढाल अधिक है इसलिए इन नदियों का प्रवाह तेज है, इनकी गति बहुत तेज है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेशों में ये समानता है, चाहे वो केरल का भाग हो, महाराष्ट्र का भाग हो या गुजरात का भाग हो, इसमें इस तरह की नदियाँ देखने को मिलती हैं। उत्तर गुजरात में खंबात की खाड़ी को मिलने वाली अनेक नदियाँ, इसमें तापी, नर्मदा और माही, साबरमती का समावेश होता है। एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये यहाँ की जितनी नदियाँ सब पूर्व दिशा में बहती हैं, लेकिन इसमें दो नदी है, आपको दिखा रहा हूँ, ये है अमरकंटक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमरकंटक है, और ये है मुल्ताई। तो नर्मदा एक नदी है जो अमरकंटक से निकल करके और आकर के इसमें अरब सागर में गिरती है, और मुल्ताई से ये तापी नदी निकलती है, वो भी अरब सागर में मिलती है। तो ये केवल दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी बच्चों? एक है नर्मदा और दूसरा है तापी। नर्मदा और तापी नदियाँ ये पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी प्रायद्वीप से निकलने वाली तमाम नदियां हैं जो पूर्व दिशा में बहती है। नर्मदा और तापी जो नदियां हैं भ्रंश घाटी से बहती हैं। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जहां पर जब पर्वतों का निर्माण होता है तो किसी जगह गड्ढे का निर्माण हो जाता है और कहीं पर्वत ऊंचाई वाले भाग हो जाते हैं, तो जो गड्ढे बन जाते हैं, खड्ड बन जाता है, उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
माही नदी पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, ये है माही नदी। इसके अलावा ये है साबरमती नदी और ये है लूनी नदी। तो माही, साबरमती और लूनी, ये तीनों नदियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में बहती हैं। साथ ही अरब सागर में मिलने वाली और अरावली के पश्चिमी घाट से ढाल से निकलने वाली नदी लूनी, ये नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में मिलती है। ये सभी नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी के जलोत्सारण क्षेत्र का भाग है। ये जो प्रायद्वीप है, ये जो भाग है, इसकी तमाम नदियाँ, जैसे आपको दिख रहा हो गोदावरी, महानदी, इंद्रावती और कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, पेनार नदी, ब्रह्मगिरी नदी, ये सब जो नदियाँ हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का समावेश होता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान से होता है। जैसा कि हमने बताया, ये पश्चिमी घाट है, तो इसके पूर्वी ढलान से इन नदियों का उद्गम होता है। और गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। पहले क्रमांक पर बच्चों गंगा नदी, और दूसरे क्रमांक पर सबसे ज़्यादा जल वाली नदी है, वो है गोदावरी। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है गोदावरी नदी। तो ये जलग्रहण के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर कृष्णा नदी है, ये दिख रहा होगा, ये कृष्णा नदी। और इसके अलावा ये भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है और ये नदी बहुत पहले से ही सिंचाई के उपयोग के लिए जानी जाती है। तो इसके अलावा हम और एक नदी है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यहाँ पर दिख रहा होगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो यहाँ ब्रह्मगिरी से निकलती है और इस तरह से बहती हुई ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसका बहुत पहले से इसका जल सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु में इसी नदी के पानी के लिए बराबर विवाद होता रहता है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ आज समाप्त हो गया। बहुत लंबा पाठ, इसमें कई सारे वीडियो बनाने पड़े। तो इसके बाद इसमें जो प्रश्नोत्तर है इसको आप लोग लिख लेना और इस पाठ का तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि ये पूरा बेस है। ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये पूरे भारत के भूगोल का बेस है। प्राकृतिक रचना, अपवाह तंत्र भारत का और ब्राज़ील का, ये पूरा आधार है, इसी पर पूरा निर्भर करता है। क्योंकि आपको ये पाठ अगर अच्छी तरह से पता है तो आगे चलकर आप जिन जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले पाठ का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।